Hello students, today we are going to start our new topic in geography, chapter third. नेम इज अर्थक्वेक। आज हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे, जिससे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा बताया था। फिर भी हम अब वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। द सडन माइल्ड और वायलेंट शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है या भूकंप क्या होता है? जैसे कि हिंदी के नाम में ही छका हुआ, भू मीन्स धरती और कंप मीन्स कांपना। जब धरती कांपती है तो हम उसे क्या कह रहे हैं? हिंदी में अगर हम एक समझने वाली भाषा में इसको दो भागों में विच्छेद करके देखें तो होता है भूकंप का अर्थ है धरती का कांपना। और अर्थक्वेक, अर्थ मीन्स धरती और क्वेक मीन्स वही कंपन वाली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वायलेंट शेकिंग ऑफ अ पार्ट इन ऑफ द अर्थ, जब धरती के अंदर कंपन होता है या शेकिंग होती है, धरती हिलने लग जाती है ना, और तो इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। इट इज़ जनरली अकोमोडेशन accompanied by a rumbling sound and ट्रिमोर्स। इससे क्या होता है? साथ ही साथ में इसमें क्या होता है? धरती में कंपन के साथ ही साथ क्या होता है कि रंबलिंग मीन्स होता है लंबे समय तक अगर कोई आवाज़ आ रही होती है तो वो आवाज़ आती है कपकपाने की। जब धरती कपकपाती तो एक तरह की आवाज़ भी उत्पन्न होती है, ठीक है। एंड वन ऑफ द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज मूवमेंट ऑफ द मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थक्वेक आते क्यों हैं? क्योंकि अर्थ के जो अंदर की हम बात करें तो वहाँ पे ना पिघली हुई अवस्था में रॉक्स, चट्टानें होती हैं जो मूवमेंट करती हैं, मतलब गति करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। समटाइम दिस मोल्टन रॉक्स इन थ्रोन आउट एंड वोल्केनोज आर कॉज्ड। कभी कभी ये मोल्टन रॉक्स जो या ये पिघली हुई चट्टानें जो हैं या जो पिघला हुआ मटेरियल जिसे हम लावा भी कहते हैं, धरती के अंदर बहुत गंभीर प्रक्रियाएं होती हैं और वो अचानक की ओर ऊपर की ओर निकल जाता है, धरती को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल पड़ता है, और इस घटना को हम ज्वालामुखी कहते हैं। द इरप्शन ऑल्सो कॉज्ड अर्थ क्वेक। और जो अर्थक्वेक का एकदम कारण है कि धरती अचानक से, इरप्शन मीन्स एकदम से किसी चीज़ का फटना, तो धरती का अचानक से फटना या उसमें क्रैक्स आ जाना बोलते हैं ना, जैसे आपने कभी टीवी वगैरह में देखा होगा, इमेजेस देखी होंगी अर्थक्वेक वगैरह की, तो किस तरीके से होती हैं। तो अचानक से फटना भी एक कारण है भूकंप के आने का। अब आते हैं हम सेकेंड पैरा पर। अर्थक्वेक ऑक्योर इन प्लेस वेयर द अर्थ क्रस्ट इज वीक। भूकंप जो है वो उन जगह पर आते हैं जहाँ पे धरती का जो क्रस्ट है या धरती का आंतरिक भाग जो है वो कैसा है? कमज़ोर है। वायलेंट अर्थक्वेक्स आर फ्रिक्वेंट इन एरियाज व्हेन देयर आर वोल्केनोज इन द बेल्ट सराउंडिंग द पैसिफिक एशियन। ज़्यादातर जो गंभीर या वो भयानक जो अर्थक्वेक आते हैं वो वहाँ पर ज्वालामुखी भी जहाँ फट रहे होते हैं वहाँ उस एरिया में ज़्यादा आते हैं। और जो पैसिफिक ओशियन है उसका एक पर्टिकुलर एक पट्टी या रीजन है जहाँ पर ये अधिक मात्रा में आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, लास्ट वीडियो में आपको सारे ओशियंस पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको एक पैसिफिक ओशियन भी पढ़ाया था। तो पैसिफिक ओशियन में पर्टिकुलर एक जगह लंबी सी पट्टी है कुछ किलोमीटर तक की जहाँ पर लगातार अर्थक्वेक आते रहते हैं, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। द टेक्टोनिक और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ ब्रिंग अबाउट डिस्टर्बेंस इन इट्स इंटीरियर पोर्शन एज वेल। द पॉइंट वेयर दीज वाइब्रेशन ओरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम ऊपर करेंगे थोड़ा सा, इसको बताती हूँ मैं आपको। देखिए, अर्थक्वेक आते क्यों है? क्योंकि अर्थ के अंदर मैंने आपको जो प्लेट्स बताई हैं ना, कितनी प्लेट्स बताई हैं आपको? 7 प्लेटें बताई हैं बड़ी। ये जो प्लेटें हैं इनमें भी लगातार मूवमेंट होता रहता है, और जब इनमें वर्टिकली मूवमेंट होता है, लंबवत मूवमेंट जो होता है, गति जो होती है, इसके कारण और जो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही थी उनमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। इंटीरियर पार्ट मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, वो कैसा हो जाता है? कभी कभी वर्टिकली हो जाता है, और जिसके कारण इसमें जो आंतरिक रूप से जो गतियाँ चल रही होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और उसके थ्रू वाइब्रेशन कैसे होते हैं? इनेक्ट होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये है ना, ठीक है। तो इनमें वाइब्रेशन होने लगते हैं तेज़ तेज़, और ये वाइब्रेशन होने से क्या होता है?
और वाइब्रेशन होने के साथ साथ एक फोकस ऑफ द अर्थ कहते हैं यहाँ पर। इस प्रक्रिया को, जब वो वाइब्रेशन होता है, इसको अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट कहा जाता है। द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आप एक ये पॉइंट देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, सॉरी, आप एक ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, जब मैं आपको स्लाइड में ऊपर करके दिखा रही हूँ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जिस सेंटर से, मतलब जिस भाग से ये अर्थक्वेक या भूकंप उत्पन्न होता है, शुरू होता है, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं? एपिसेंटर, मतलब केंद्र, मतलब वह भाग जहाँ से अर्थक्वेक उत्पन्न हो रहा है, मतलब इस जगह पर से उत्पन्न हो रहा है। और ये प्लेटें जो हैं आप देख रहे हैं ना, वर्टिकली इनमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर नीचे जा रही हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर वैसे तो यूँ सामान्य स्थिति में रहती हैं, वो सामान्य स्थिति है। आप इस पूरे फिगर में देख रहे होंगे कि एक प्लेट ऐसी हो रही है और एक प्लेट ऐसी हो रही, मतलब ये ऊपर नीचे हो रही। देख रहे हैं ना कि एक यहाँ तक आ गई और एक खिसक के यहाँ तक आ गई। जब इन्होंने वर्टिकली मूवमेंट होता है तो कुछ इस तरह की आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो होते हैं, और एक जगह पर आकर पर जो ये जो एपिसेंटर बन जाता है और भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द इरप्शन आल्सो कॉज्ड अर्थक्वेक। इरप्शन जो है ये लगातार या एकदम से धरती का फटना भी क्या है, इसका कारण होता है। आगे चलते हैं हम। द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। मैंने एपिसेंटर आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है, बार बार मैं जो बता रही हूँ, ये जो है एपिसेंटर कहलाता है। द अर्थक्वेक, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। द अर्थक्वेक ऑक्योर, सॉरी, द टेक्टोनिक और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये भी हो गया है एपिसेंटर तक। द अर्थक्वेक लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड बट इज कॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बल्कि कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक लाइफ मतलब जीवन की और प्रॉपर्टी मतलब धन की, ये जन और धन की हानि हो जाती है। इन इंडिया अर्थक्वेक ऑक्योर फ्रिक्वेंटली इन द एरिया सच एज फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड गंगा ब्रह्मपुत्र वैली एंड द कच्छ एरिया इन गुजरात। अब हम बात करेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर जो भूकंप की घटनाएं जो ज़्यादा घटित होती हैं। तो आ रहा है हिमालय का जो नीचे वाला रीजन है, तराई वाला रीजन है, वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, इनके बीच में जो घाटियाँ वैली हैं वहाँ पर, और गुजरात में कच्छ एरिया जो है वहाँ, यहाँ पर जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम। नाउ scientists have been also be record and measure the vibration of the earthquake by an instrument called seismograph। अब साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जहाँ पर जो कंपन है उसको नापने के लिए इनकी एक जो अर्थक्वेक कितना कंपन हो रहा है, धरती कितनी कांप रही है, उसको नापने के लिए एक यंत्र बनाया जिसे हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। इसके अलावा एक तीव्रता कितनी फ्रिक्वेंटली के साथ अर्थक्वेक आ रहा है, फ्रिक्वेंसी के साथ आ रहा है, वो नापने के लिए भी एक स्केल बनाई गई है जिसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। ठीक है, द नंबर ऑफ द स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9, ये 0 से 9 तक होती है। एंड इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑन द रिक्टर स्केल रिप्रेजेंट अ 10-fold इंक्रीज इन द अर्थक्वेक स्ट्रेंथ। जब रिक्टर स्केल में जब एक पॉइंट बढ़ता है तो 10 गुना, ठीक है, कितनी 10 यूनिट, 1 यूनिट 1 द रिक्टर स्केल 10 फोल्ड्स, तो वो 10 फोल्ड के बराबर, अर्थक्वेक के 10 फोल्ड के बराबर शक्ति के बराबर होता है। अर्थक्वेक ब्रिंग अबाउट चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन नंबर ऑफ वेज। कई सारे परिवर्तन हैं जो अर्थक्वेक के कारण धरती पर हुए हैं। दे में कॉज द लैंडस्लाइड इन द हिली एरियाज एंड क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। इसका कारण क्या होता है? जो लैंडस्लाइड है, जो धरती का फटना या सरकना, चट्टानों का
सरकना होता है वो हो जाता है। और हिली एरियाज़ में, पहाड़ी क्षेत्रों में इसके अलावा जो दरारें पड़ जाती हैं धरती में। और इन द कोस्टल एरिया, जो समुद्र के तटीय इलाके, वहाँ अर्थक्वेक जब आते हैं तो लैंड और ओल्ड आइलैंड आर समटाइम्स दे गिव अस बर्थ टू न्यू वंस। तो जो धरती और जो ओल्ड पुराने आइलैंड हैं वो कई बार क्या होता है एक नए आकृति को जन्म दे देते हैं। समटाइम्स हिडन मिनरल्स बरीड अंडर डीप अर्थ रिवील देमसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके अलावा आपको पता है कि धरती में कई सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ भरे पड़े हुए हैं। तो जब ये अर्थक्वेक आता है तो कई बार ये जो दबे हुए, जो बरीड मीन्स दबे हुए, जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए जो मिनरल्स हैं वो भी अचानक से निकल के धरती की सतह पर आ जाते हैं। जनरल सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ अर्थक्वेक आर गिवन अहेड। हमें अब जब अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स या सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी। नंबर 1 is take urgent note of warning is issued by गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ओवर रेडियो, टेलीविज़न एंड इन न्यूज़पेपर। सरकार समय समय पर जब उनको इस घटना को जब सरकार देखती है तो वार्निंग या चेतावनी जारी करती है रेडियो पर, टेलीविज़न पर और न्यूज़पेपर के द्वारा कि भूकंप आने की संभावना है। मूव आउट ऑफ इफ़ यू फील इट इज़ सेफर। अगर आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं तो मूव कर जाइए उस जगह से। बट डू नॉट पैनिक व्हेन एन अर्थक्वेक हैपन। लेकिन जब अर्थक्वेक आए तो परेशान मत होइए, पैनिक मत हो जाइए, घबराइए मत। व्हेन आउटसाइड डोंट स्टे अंडर अ ट्री और नियर द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। अगर आप बाहर हैं तो कभी भी अर्थक्वेक जब आ रहा है और आप बाहर हैं तो पेड़ के नीचे खड़े ना हो और किसी भी बिल्डिंग की दीवार के आसपास खड़े ना हो, कि हो सकता है वो दीवार आपके ऊपर या वो पेड़ आपके ऊपर गिर जाए। डोंट रश आउटसाइड और गो टू अ बालकनी अनलेस यू फील योर हाउस इज गोइंग टू कोलैप्स। स्टे नियर द डोर और क्रॉल अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल बाय स्टे अवे फ्रॉम वॉल्स। देखिए, जब अगर आपको लग रहा है कि अचानक से कोलैप्स मीन्स अचानक से नष्ट होना या ख़त्म हो जाना, आपको लग रहा है कि अचानक से आपका घर गिर रहा है और नष्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप बाहर की तरफ मत भागिए, बालकनी में मत जाइए और किसी भी दरवाजे के पास खड़े हो जाइए। और क्रॉल मीन्स रेंगते हुए किसी टेबल या के नीचे बैठ जाइए। बट स्टे अवे फ्रॉम वॉल्स, लेकिन दीवारों से हमेशा दूर रहिए। डोंट यूज़ लिफ्ट। और जब भी कभी ऐसी स्थिति है तो आप वो कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने भूकंप के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे वॉल्केनो। वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। आप देखें, द मोल्टन रॉक्स मटेरियल ऑफ द अर्थ बीनीथ द लिथोस्फीयर ऑन विच द टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट इज एक्सट्रीमली हॉट। हम देखते हैं कि जो लिथोस्फीयर है अर्थ के जो लिथोस्फीयर है अर्थ के नीचे, हम देखते हैं कि मोल्टन रॉक्स मटेरियल कैसा है, पिघला हुआ मटेरियल है अर्थ के नीचे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और इसमें हमेशा टेक्टोनिक प्लेट जो हैं वो तैर रही होती हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट इज़ दिस हीट द मेल्ट द रॉक्स। और जो हीट है, गर्मी, जो ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है वो इन रॉक्स को क्या कर देती है, मेल्ट मीन पिघला देती है। द हीट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ करंट। और जो हीट है वो करंट के फॉर्म में, ये देख रहे हैं ना अभी, करंट के फॉर्म में ये उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब जब ये करंट है ये क्या करती हैं, देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट विद इन द मोल्टन मटेरियल एज वेल एज द सॉलिड रॉक सेटअप कन्वेक्शन करंट। और जो कंडक्शन ऑफ हीट, जो गरम जो हीट है, जो गर्मी है वो, और जो मोल्टन मटेरियल है अर्थ का, वो क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ आते हैं। सॉलिड रॉक सेटअप कन्वेक्शन करंट, मिलकर के करंट्स, धाराएं बनाते हैं। कन्वेक्शन प्रोड्यूस वर्टिकल मूवमेंट, और इससे क्या होता है, ये वर्टिकल मूवमेंट होने लगते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और जब ये वर्टिकल मूवमेंट होते हैं तो जो रॉक मटेरियल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पर, इसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम इसे, मटेरियल। ठीक है, विच में इरप्ट ऑन टू द अर्थ सरफेस थ्रो क्रैक और जॉइंट रॉक। तो ये जो लिक्विड मटेरियल है, आप क्या देख रहे हैं, मैग्मा चैम्बर, ये क्रस्ट है और ये है मेंटल और ये है मैग्मा, यही जो है ये लिक्विड मटेरियल है। तो ये क्या होता है, आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना ऊपर की तरफ। और जब ये ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर एक माउथ, ये
माउथ बन जाता है, या एक ऐसा इस तरीके से दरार बन जाती है जहाँ से ये जो लिक्विड मटेरियल है वही इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाता है, या यहाँ पर एक माउथ जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है बाहर की तरफ आ जाता है। विच मे इरप्ट इनटू द अर्थ सरफेस थ्रो क्रैक्स और जॉइंट ऑफ रॉक्स। और जो इरप्ट एकदम से ये अर्थ की जो सरफेस है, यहाँ पर अर्थ की जो सरफेस है ये फट जाती है या इसमें दरार पड़ जाती है, क्रिएटर बन जाता है, और उससे ये निकल करके बाहर मटेरियल आ जाता है। द पॉइंट ऑफ इरप्शन इज़ नोन एज वॉल्केनो। जहाँ पर ये इरप्शन, ये अचानक से जो फटता है उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी का फटना या वॉल्केनो इरप्शन। ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन, जब ये ज्वालामुखी अचानक से फटता है, लावा मोल्टन मटेरियल, मतलब लावा किसको कह रहे हैं हम, जो ये पिघला हुआ मटेरियल आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, इसको, ये जो पिघला हुआ मटेरियल है ये अचानक से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। एंड वेरियस गैसेस, इसी के साथ साथ देखिए ये मटेरियल निकल रहा है, आप ये देख रहे हैं, इसी के साथ साथ कई गैसेस भी निकलती हैं। क्या निकलती हैं, गैसेस। ठीक है, कई सारी गैसेस भी निकलती हैं। आर एक्सपेल्ड थ्रू अ ओपनिंग विच कॉल्ड अ वॉल्केनिक वेंट और फिसर। और जिस से छेद से, या देखिए मैं आपको अब दोबारा से बताती हूँ, जिस छेद से ये जैसे देखिए आपको बताती हूँ ड्रॉ करके, जैसे एक इस तरीके की, या तो फिसर मीन्स होता है दरार। तो ये मेल्टन मटेरियल जो है, ये वाला जो मेल्टन मटेरियल है, ये किस तरीके से ऐसे ऊपर की ओर उठ के बाहर आ जाता है, और ये देखिए फिर ये नीचे की तरफ बह रहा है, इसको हम कहते हैं लावा। इसे हम कहते हैं फिसर या वेंट। ठीक है, फिसर या वेंट। ओके, तो ये है ज्वालामुखी। वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस बोथ ऑन द सी फ्लोर और एज वेल एज लैंड। ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, ये जो ज्वालामुखी का फटना है, वो सी फ्लोर समुद्री सतह पर भी होता है और ज़मीनी सतह पर भी होता है। सम ऑफ द आइलैंड बिलोंग टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर पीक ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। जो अंडमान निकोबार के जो कई पीक्स हैं वो वॉल्केनिक माउंटेन की तरह काम करते हैं। माउंट फ्यूजियामा इन जापान इज़ गुड एग्जाम्पल फॉर अ वॉल्केनिक माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। वॉल्केनिक माउंटेन मतलब ऐसे पहाड़ या पर्वत जहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो जापान का जो फ्यूजियामा माउंटेन है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस पर। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने अभी जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे एंडोजेनिक फोर्सेस। कौन से फोर्सेस पढ़ रहे थे, एंडोजेनिक। एंडो मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल काम करते हैं, जो परिवर्तन हो रहे थे। अब हम पृथ्वी के बाह्य भाग में जो हो रहे हैं, मतलब बाह्य जो हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो दीज फोर्सेस एक्ट इन सरफेस ऑफ द अर्थ आर बोथ इरोजनल और डिपोजिशनल इन नेचर। जो ये अर्थ सरफेस होती है वहाँ पे जो फोर्सेस काम करते हैं उसके थ्रू क्या, तो अर्थ पर इरोजनल मीन्स अपर्दन भी होता है, और अपर्दन मतलब किसी चीज़ का कट के बह जाना, इसको हम बोल रहे हैं इरोजनल। और डिपोजिशन मतलब कई सारी चीज़ों का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। तो ये दोनों तरह का होता है। डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स मटेरियल इज जनरेटेड फ्रॉम सॉलिड रॉक्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग होता है कि छोटी अपक्षय मतलब किसी चीज़ का टूटना। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इसको बोलेंगे, जैसे जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। तो वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, डिपोजिशन होता है। इट रिफर टू ऑल प्रोसेस दैट ब्रेक रॉक्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। इसमें जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। वेदरिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड एनीवेयर एनी टाइम। वेदरिंग को हम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। द वॉल्स ऑफ रूफ ऑफ योर हाउस में बी रफ और क्रैक्ड। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर की जो दीवारें और छत है वो उसकी पपड़ी सी निकलने लग जाती, क्रैक्ड हो जाती हैं या रफ हो जाती हैं। और द मड वॉल्स ऑफ द हट में बी वॉर्न और स्कब्ड। कई बार जो मिट्टी की दीवारें होती हैं उनके संग भी यही होता है। व्हेन द डिसइंटीग्रेटेड रॉक डिबेरिस इज कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विंड। कई बार क्या होता है कि जो हवा के साथ जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक, जो रॉक्स डिबेरिस मीन्स टूटी फूटी हुई चट्टानों के टुकड़े। डिबेरिस मीन्स रॉक डिबेरिस मीन्स टूटी फूटी चट्टानों के टुकड़े होते हैं, वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए पानी के साथ, जो ग्लेशियर से, देखिए हमारी जो नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकल रही हैं, पर ऊँचे ऊँचे बर्फीले पहाड़ों से निकल रही हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर भी कह रहे हैं। तो वहाँ से कर आती हैं और एक जगह पर इकट्ठा होता है। इसको हम कह रहे हैं इट इज़ कॉल्ड इरोजन। इरोजन क्यों, क्योंकि हवा और पानी
पानी के, इरोजन की परिभाषा क्या होगी हिंदी में बताती हूँ को, हवा और पानी के द्वारा जो मिट्टी है, कंकड़ पत्थर हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं, उनको बहाकर अपने साथ ले आना, है ना। erosion of soil, erosion of raw material due to the wind or water is called soil erosion भी कहते हैं हम इसको, है ना, मिट्टी का भी कारण बन जाता है इसमें। weathering can be observed हो गया ये तो, when the ये भी हो गया। अब हम आते हैं आग। इरोजन मैंने आपको बता दिया, बहती हुई हवा और पानी के साथ जो मटेरियल बह करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसका कारण होता है इरोजन, या इसे बोलते हैं अपर्दन, मतलब किसी परतों का, ऊपरी परतों का हटते चले जाना। इट इन्वॉल्व द कंटिन्यूस वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस बट डज नॉट इंक्लूड वेदरिंग रॉक्स। और ये प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है और चट्टानों का टूटना भी होता रहता है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, कैसे कैसे वेदरिंग और इरोजन। अब यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो वेदरिंग और इरोजन के लिए, अपर्दन और अपक्षय के लिए आवश्यक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, तापमान और वर्षा के द्वारा ये होता है। वेजिटेशन कवर के द्वारा होता है। चेंज इन लैंड यूज़, अलग अलग तरीके से हम जो जिस तरीके से ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण होता है। टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकारों के कारण होता है। और स्लोप ऑफ लैंड, मतलब ऐसे लैंड या ज़मीन या धरती जहाँ पर स्लोप मतलब ढलानें पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो कारक मैंने आपको बताए हैं, ये सॉइल इरोजन और वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैनी लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। कई तरह की जो धरती पर जो लैंडफॉर्म मतलब धरती के प्रकार या आकृतियाँ बन जाती हैं वेदरिंग के कारण। इरोजन एंड डिपोजिशन, किस किस के कारण? वेदरिंग के कारण, इरोजिशन के कारण और डिपोजिशन के कारण। वेदरिंग मतलब होता है छोटी छोटी चट्टानों, कंकड़ पत्थरों में टूटना। इरोजन होता है कि मिट्टी और हवा और पानी के साथ जो मिट्टी और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको बहा ले जाना। और डिपोजिशन मतलब ये बहा कर लाकर एक जगह जब इकट्ठा कर दिया जाता है वहाँ, उस जगह को हम कहते हैं डिपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अरावली हिल्स वर वंस माउंटेन। अरावली पर्वतमालाएं जो राजस्थान में है वो इसका एक उदाहरण। दे हैव बीन रिड्यूस टू देयर प्रेजेंट हाइट बाय वेदरिंग। क्या हो रहा है, उनकी जो हाइट है पहले ज़्यादा थी, धीरे धीरे उनकी हाइट जो है वो कम हो गई है। कारण क्या है? वेदरिंग का, क्योंकि उस पर जो चट्टानें हैं वो टूट टूट कर गिरती जा रही हैं और मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से उनका इरोजन भी हो रहा है। सिमिलरली नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मोस्टली द वर्क ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर। इसी के उलट अगर हम देखें तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो भारत में जो उत्तर के मैदान हैं, वो डिपोजिशन का उदाहरण है। क्योंकि जो हिमालय से जो नदियां बह करके आ रही हैं तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर, मिट्टी, बालू सब बहा करके ला रही हैं, इसे हम बोलते हैं सिल्ट। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो प्लेन मैदान है, उत्तरी मैदान है, वहाँ पर ये जमा होता जा रहा है। तो ये डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। और ये डिपोजिशन के कारण ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब यहाँ जो खेती है वो बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो इस स्लाइड में इतना ही, आगे की स्लाइड में हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। टिल देन बाय।